नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज एक बहुत ही अहम क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने। AI फॉर ऑल 60 मार्क्स का विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और अभी की जुलाई की बात करें, अभी करंट में जुलाई चल रहा है, तो अभी एग्जाम हुआ था BA BSc BCom NEP जो विद्यार्थी सेकंड सेमेस्टर में थे। क्वेश्चन पेपर कुछ का मानना टिपिकल आया था, कोई उसका आई थिंक कहीं वेबसाइट का लिंक अच्छे से नहीं मिला था। 40 मार्क्स का ऑनलाइन हुआ था, शायद कुछ बच्चों को हो सकता है छूट गया हो। और मुझे अभी भी ध्यान है, बहुत तेज बारिश थी जिस दिन ये एग्जाम हुआ था। उसी क्वेश्चन पेपर का जो 60 उसमें क्वेश्चंस थे MCQ, उसका सॉल्यूशन आपके सामने। पुष्पेंद्र सिंह, चैनल एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। तो एक नजर में फर्स्टली वी सी, ये वाला एग्जाम था AI फॉर ऑल, इसका पेपर कोड था 200 और ये 60 मार्क्स का था, 1.5 आवर्स का था। आपने भी एग्जाम दिया होगा। ये क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस की आप झलक देख लें, बाकी वन बाई वन मैं आपका सॉल्यूशन अभी आपको आगे बताने वाला हूं। 60 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का था। यहाँ पे डिस्प्ले होते हुए आपके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैंने रख रखे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज मशीन लर्निंग ML से अलग है, कैसे अलग है? AI का बोलबाला है, हम सब जानते हैं। दोनों वर्जन दे रखे हैं आपके सामने। फर्स्ट पे नजर देखिए, ML गणित का उपयोग नहीं करता है, ठीक है। दूसरा देखिए, ML डेटा से पैटर्न सीखता है। विचार कर सकते हैं, ML सिर्फ रोबोट्स के लिए है, ये भी गलत है, क्योंकि ML से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ML केवल इमेज के लिए है। इसमें B ऑप्शन आएगा, ML डेटा से पैटर्न सीखता है। जो डेटा का पैटर्न होगा उसको वो सीखेगा। इसका आंसर आएगा B। क्वेश्चन नंबर 2, किस तकनीकी ने मॉडर्न AI को सबसे अधिक आगे बढ़ाया? अहम क्वेश्चन। कौन सी टेक्निक ऐसी है कि इन चारों में से जिस टेक्निक ने आज AI को इस मुकाम तक पहुंचाया है, और 2030 तक AI की पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा नौकरियां होंगी। जो AI पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। बहुत सारे पॉइंट्स आपने सुने होंगे, तीन तो पॉइंट आपने सुने ही हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। चौथा है AI। ये टैग को याद रखें आप, रोटी, कपड़ा, मकान। तो इसमें जो ऑप्शन आपको दिख रहा है रूरल बेस्ड सिस्टम, तो बिल्कुल भी नहीं है। रूल बेस्ड सिस्टम तो है ही नहीं इसका, क्योंकि AI को जो बढ़ावा दिया है वो रूल से नहीं दिया। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये भी नहीं है। जो न्यूरल नेटवर्क्स होता है वो इसमें इस्तेमाल होगा। इसी ने इसको आज की डेट में आगे बढ़ाया है। जनरलाइजेशन का मतलब होता है अनसीन डेटा पर सही प्रेडिक्ट करना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेडिक्ट का मतलब क्या है? उसका भविष्यवाणी करना। जो डेटा हमारे पास अनसीन है उसको सही गैस करने का काम करता है, जनरलाइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू। सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल क्या होता है? इनपुट का फॉर्मेट होगा, डिजायर्ड आउटपुट होगा, रैंडम डेटा होगा या मेमोरी यूनिट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को अगर हम पढ़ने में 1 से 2 सेकंड लगाएंगे अच्छे से, तो हो सकता है हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल जाए। सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल क्या होता है? डिजायर्ड आउटपुट। जो आपको आउटपुट मिलेगा वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लीनियर रिग्रेशन क्या प्रोडिक्ट करता है? कंटिन्यूअस वैल्यू इसका आंसर आएगा। जो लीनियर रिग्रेशन होता है वो वैल्यूओं को कंटिन्यूअस में लेके चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का उदाहरण कौन सा है? घर की कीमत निकालना बिल्कुल भी गलत है ये तो। ईमेल स्पैम है या नहीं? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का उदाहरण है ईमेल स्पैम है या नहीं, जो ईमेल आता है, ठीक है। इसका आंसर भी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, ओवरफिटिंग का मतलब क्या है? ओवरफिटिंग का मतलब ये है मॉडल ट्रेनिंग डेटा को जरूरत से ज्यादा सीख लेता है। ये बहुत ही जबरदस्त है। आज की दुनिया में जो AI चल रहा है, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग और ये पाइथन, ये जो मिलकर के जो बोलबाला है ना, इनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, हमें पढ़ना है डेप्थ में जाके। तो इसका आंसर भी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ यू। ओवरफिटिंग को रोकने का तरीका कौन सा है? रेगुलराइजेशन इसका एक तरीका है, इसके माध्यम से आप ओवरफिटिंग को रोक सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, री इन्फोर्समेंट लर्निंग में पॉलिसी क्या है? एजेंट का एक्शन चुनने का तरीका। एआई एजेंट्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, हमें चाहते हैं कि हमने अपने व्हाट्सएप पे एआई फिट किया, अगर मैं सो गया तो मेरा जवाब कौन देगा? एआई देगा। तो उसके लिए कुछ पैकेजेस होते हैं जो अलग से परचेज करने होते हैं। सो जिस समय आप रहेंगे तो आप जवाब देंगे, और आपने टाइमिंग सेट कर दिया तो वो जो उसकी पहुंच तक का है, जो उसकी कंट्रोल में है, वहां तक की जवाब आपको देगा। उसको एआई एजेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ओवर हियर, री इन्फोर्समेंट लर्निंग में रिवॉर्ड का क्या महत्व है? मॉडल की स्पीड बढ़ाना, ये भी हो सकता है। एजेंट को सही व्यवहार सिखाता है। मॉडल की साइज कम करता है। डेटा साफ कर। एजेंट को सही व्यवहार सिखाता है, री इन्फोर्समेंट। गॉट माई पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैक बॉक्स एआई की समस्या क्या है? अब प्रश्न ये आता है कि ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स जानते नहीं है तो कैसे होगा? अभी जो ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देने का उद्देश्य ये है, आपने जो आंसर दिया है इससे आप मैच कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स एआई की समस्या क्या हो सकती है? निर्णय कैसे लिया जाए यह पता नहीं चलता, ये उसकी समस्या है ब्लैक बॉक्स एआई की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एथिकल एआई में फेयरनेस का क्या मतलब है? सभी के लिए समान परिणाम, ये मतलब है इसका एथिकल का। सभी के लिए सेम ही रिजल्ट आपको देगा। क्वेश्चन नंबर 13, एआई सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है? हमारे जो मॉडल्स हैं, देखिए डेटा को छुपा करके तो हम एआई की ट्रांसपेरेंसी को नहीं बढ़ा सकते। मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाकर भी नहीं कर सकते। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं बढ़ाना है, हाँ ऐसा कह सकते हैं कि उसको यूज करना है। मेमोरी का यूजेज बढ़ा करके तो ट्रांसपेरेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, मॉडल एक्सप्लेनिटी, मॉडल एक्सप्लेएबिलिटी। ओके, उसको एक्सप्लेन करके ही हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इन फ्रंट ऑफ यू, एमएल इज नॉइज इन मशीन लर्निंग। एमएल में नॉइज क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है। सही इंफॉर्मेशन हो सकता है, डेटा में रैंडम अप्रासंगिक परिवर्तन, इसका मतलब हुआ रैंडम इररिलेवेंट वेरिएशंस इन डेटा। इसका आंसर बी आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्यों किया जाता है? फीचर्स कम करके पैटर्न रिकॉग्निशन आसान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, डीप लर्निंग में लेयर्स बढ़ाने का क्या लाभ है? डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये भी हो सकता है आप ना जानते हो। हायर लेवल पैटर्न्स ऑटोमेटिकली लर्न करना, इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रंट ऑफ यू, मॉडर्न एनएलपी मॉडल्स पुराने एनएलपी से क्यों बेहतर है? क्योंकि वे कंटेक्स्ट को अच्छे से समझता है, ये इसमें अंतर है। एलएलएम्स मल्टीटास्किंग कैसे सीखते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे मॉडल्स हैं उनको अलग अलग मॉडल्स ट्रेन करके या प्री ट्रेनिंग के दौरान डाइवर्स डेटा देखकर। इसका आंसर बी आना चाहिए यहाँ पे। जो ट्रेनिंग के दौरान है, प्री ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से पहले जो ट्रेनिंग दी जाएगी, उस डेटा को डाइवर्स देख करके हम उसका सीख सकते हैं। 19, नैरो एआई एएनआई का सबसे सामान्य उपयोग कौन सा है? एक स्पेसिफिक टास्क को हाई एक्यूरेसी से करना ही स्पेसिफिक उसका टास्क है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एजीआई का लक्ष्य दर्शाता है? किसी भी मानव कार्य को सीखने और परफॉर्म करने का। ऑप्शन है सी। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम का क्या 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 करता है? एरर्स देखकर वेटेज अपडेट करता है। ठीक है। 22, एनएलपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मशीनों को मानव भाषा समझाना। गजब, ये एनएलपी का काम है। जो मशीन है ना, मशीनों को जैसे बोलते हैं टपोरी भाषा, एआई से आप कुछ भी बोल दीजिए,
मुझे एक जहाज में बैठना है, मुझे पगड़ी पहननी है, धोती कुर्ता पहनना है, ऐसे बैठा देगा आपको, तो वो समझता है उसको। क्वेश्चन नंबर 23, टोकनाइजेशन का क्या मतलब है? देखिए टोकन जो होता है ना, टोकन का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, बहुत सारे यानी कि छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड करेंगे किसी प्रोग्राम को, उसको टोकन बोलते हैं। तो ये आपका आएगा टेक्स्ट को छोटे यूनिट में तोड़ना ही टोकन कहलाता है। वर्ड एम्बेडिंग किसको दर्शाता है? वर्ड्स और नंबर्स मैपिंग को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रांसफॉर्मर मॉडल की सबसे बड़ी ताकत क्या है? लॉन्ग रेंज टोपोस्टेक्स को समझने की क्षमता, ये इसका आंसर होगा। 26, LLMS किस प्रिंसिपल पर काम करता है? प्रेडिक्शन पर करता है। किस पे करता है? प्रेडिक्शन पे काम करता है हमेशा। 27, LLMS के प्री ट्रेनिंग्स में मॉडल क्या सीखता है? पैटर्न को सीखता है, लैंग्वेज पैटर्न को सीखता है हमेशा। 28, फाइन ट्यूनिंग का उद्देश्य क्या है? मॉडल को स्पेसिफिक टास्क के लिए अडेप्ट करना ही फाइन ट्यूनिंग का उद्देश्य है। 29, LLM को रीजनिंग में कठिनाई क्यों होती है? वे प्योरली स्टैटिकल मॉडल हैं, इसलिए उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। NLP में सरकस्म डिटेक्ट करना कठिन क्यों है? क्योंकि टोन और इंटेंशन नहीं समझता, इसलिए उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। आज की दुनिया में कौन सा AI सबसे अधिक उपयोग होता है? ANI। ANI इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, सुपर AI ASI किस क्षमता के लिए जानी जाती है? मानव से अधिकार, बुद्धिमत्ता, रचनात्मक और समस्या समाधान, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बियॉन्ड ह्यूमन। ऑप्शन इज बी ओवर हेयर। 23, गूगल मैप्स रियल टाइम नेविगेशन किस प्रकार की AI का उदाहरण है? ANI से। रिएक्टिव मशीन्स की सबसे बड़ी सीमा क्या है? वे पिछले अनुभव से नहीं सीखते। ठीक है। 35, नीचे दिए गए एग्जाम्पल में से रिएक्टिव AI का सही एग्जाम्पल क्या है? IBM डीप ब्लू चेस सिस्टम, इसका आंसर। 35, लिमिटेड मेमोरी AI के पास कौन सी क्षमता होती है? पिछले कुछ ऑब्जर्वेशंस को टेम्पररी स्टोर करना, ये होती है लिमिटेड मेमोरी AI के पास। 37, सेल्फ ड्राइविंग कार्स लिमिटेड मेमोरी AI का उदाहरण क्यों माना जाता है? क्योंकि वे कुछ समस्याओं के लिए पिछले ट्रैफिक पैटर्न को याद रख पाता है, इसलिए उसको माना जाता है। 38, थ्योरी ऑफ माइंड AI का मुख्य लक्ष्य क्या है? मनुष्य की भावनाएं, विश्वास और इरादों को समझना ही AI का माइंड होता है, कहलाता है। 38, थ्योरी ऑफ माइंड AI को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी और इमोशंस को कंप्यूटेशनल मॉडल में बदलना। क्वेश्चन नंबर 40, सेल्फ अवेयर AI का हाइपोथेटिकल सैद्धांतिक गुण कौन सा है? अपने अस्तित्व और भावनाओं को पहचानना, इसका आंसर। सबसे पहला प्रश्न जिसने AI शोध को प्रेरित किया था वह क्या था? क्या मशीनें सोच सकती हैं? अहम, ये था उसका प्रश्न। पहला प्रश्न ये था, क्या मशीनें सोच सकती हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। 42, टर्निंग टेस्ट किस बात की जांच करता है? क्या मशीनें इंसानों जैसा व्यवहार कर सकती हैं? ये टर्निंग टेस्ट किस बात की जांच करता है? क्या मशीनें इंसानों जैसा व्यवहार कर सकती हैं? किसे फादर ऑफ AI कहा जाता है? जॉन MC कार्थे हैं जिन्होंने, ये बी ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन इज बी। AI में पहली ब्रेक थ्रो गेम कौन सा माना जाता है? डीप ब्लू चेस। डीप ब्लू चेस जो है AI का ब्रेक थ्रो गेम माना जाता है। AI के शुरुआत चरण में सबसे बड़ी कंप्यूटेशनल लिमिटेशन क्या थी? सबसे बड़ी मेमोरी, ये भी होनी चाहिए, स्टोरेज ये भी होना चाहिए, स्पीड भी होना चाहिए, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 46, ML में फीचर इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है? मशीन लर्निंग में
फीचर इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि मॉडल एक्यूरेसी सुधारने के लिए, जो मॉडल्स हैं उनको परफेक्ट बनाने के लिए। डिसीजन ट्री में स्प्लिटिंग किस आधार पर होती है? इंफॉर्मेशन गेन या गिनी इम्प्योरिटी। 48 लॉजिस्टिक रिग्रेशन किसके लिए उपयोगी होता है? यह होता है क्लासिफिकेशन के लिए। 49 एमएल मॉडल की बायस का क्या अर्थ है? मॉडल बहुत सिंपल रूल्स फॉलो कर रहा है इसलिए। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? लेवल्स की आवश्यकता नहीं है उसमें, ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का सबसे प्रसिद्ध एप्लीकेशन कौन सा है? आंसर इज अल्फागो। अल्फागो इसका फेमस है। न्यूरल नेटवर्क का मूल इंस्पायरेशन कहां से आया? ह्यूमन ब्रेन से आया इसका, ठीक है। 53 न्यूरल नेटवर्क में वेट्स का क्या काम है? इनपुट को एम्पलीफाई या रिड्यूस करना। एक्टिवेशन फंक्शन का उद्देश्य क्या है? नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करना। 55 डीप लर्निंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? बहुत अधिक डेटा और कंप्यूट पावर की आवश्यकता। 56 इंग्लिश जैसी कोड मिक्स्ड लैंग्वेज में एनएलपी क्यों स्ट्रगल करता है? ऑल ऑफ द अबव। कॉन्टेक्स्ट विंडो बड़ा होने से क्या लाभ है? द मॉडल कैन अंडरस्टैंड लॉन्ग कन्वर्जेशन, इसका आंसर बी आएगा। एआई में सबसे बड़ी एथिकल समस्या क्या है? बायस की सबसे बड़ी इसमें समस्या आती है। वाई इज प्राइवेसी महत्वपूर्ण? ओके, एआई में प्राइवेसी क्यों महत्वपूर्ण है? डेटा कैन बी स्टोलन, इसलिए जरूरी है कि डेटा को कोई भी चोरी कर सकता है। एआई अकाउंटेबिलिटी का क्या अर्थ है? वो इज रेस्पॉन्सिबल व्हेन मॉडल मेक्स अ मिस्टेक। द स्पीड ऑफ मॉडल या नंबर ऑफ टोकन्स या मेमोरी यूजेज, इसका आंसर होगा ए, जो इसका रेस्पॉन्सिबल है मिस्टेक्स का। इस तरह से ये एआई फॉर ऑल, एआई फॉर ऑल, एआई फॉर ऑल, ये आपका बीए, बीकॉम, बीएससी सेकंड सेम में ये इस तरह से पूरा हुआ। सो इस तरह से 60 क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने, आप मैच कर सकते हैं। आपको आइडिया होगा कि आप इसमें कितने मार्क्स ला पाएंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह आपके सामने, हमें रही प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।